रोमन द्वादश फलक अपनी विशिष्टता और दुर्लभता के लिए जाना जाता है, क्योंकि इसके केवल 100 से कुछ अधिक नमूने ही मौजूद हैं। इंग्लैंड के एक शांत मैदान में पुरातत्वविदों ने एक ऐसी वस्तु खोजी जो वहां नहीं होनी चाहिए थी। एक रोमन द्वादश फलक, एक 12 भुजाओं वाली कांस्य वस्तु जो लगभग 2000 वर्षों से रहस्य में डूबी हुई थी। नॉर्टन डिज्नी की खोज ने बहस को फिर से हवा दे दी, लेकिन इस बार एक नया मोड़ आया। कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने अब उस वस्तु के उद्देश्य को समझ लिया है और जवाब किसी की भी कल्पना से कहीं अधिक भयावह है। जो कभी एक हानिरहित खिलौना प्रतीत होता था, वह फसलों को मापने के बजाय दिमाग को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया मनोवैज्ञानिक युद्ध का एक उपकरण हो सकता है। लेकिन इससे पहले कि हम यह खुलासा करें कि एआई ने क्या खोजा है, यह एक खोज रोम के इरादों के बारे में हमारे अब तक के सभी ज्ञान को कैसे बदल देती है। वह खोज जिसने सब कुछ बदल दिया। जून 2023 में जब यह खबर फैली कि इंग्लैंड के ग्रामीण इलाकों में खुदाई कर रहे शौकिया पुरातत्वविदों के एक समूह ने कुछ ऐसा खोज निकाला है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी, तो ज्यादातर लोगों ने इस खबर पर ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन रोमन डोडेकाहेड्रॉन के रहस्य को जानने वालों के लिए नॉर्टन डिज्नी की यह खोज महज एक और कलाकृति नहीं थी, बल्कि वह खोज थी जिसने सब कुछ बदल दिया। यह खुदाई कोई भव्य सरकारी परियोजना नहीं थी जिसमें अत्याधुनिक उपकरण और हॉलीवुड के कैमरे लगे हों। यह स्वयं सेवकों का एक समूह था जो नॉर्टन डिज्नी इतिहास और पुरातत्व समूह के बैनर तले काम कर रहे थे। और फिर भी उन्होंने मिट्टी से जो निकाला वह ब्रिटेन में पहले कभी नहीं देखा गया था। एक रोमन द्वादश फलक, पूरी तरह से सुरक्षित, लगभग 8 सेंटीमीटर ऊंचा, लगभग 245 ग्राम वजनी, और हर एक विवरण इतना स्पष्ट था कि ऐसा लग रहा था मानो इसे कल ही वहां रखा गया हो। उस उत्तम स्थिति ने पुरातत्वविदों को स्तब्ध कर दिया, क्योंकि आमतौर पर जब ये वस्तुएं मिलती हैं तो वे जंग लगी हुई, क्षतिग्रस्त या टूटी फूटी होती हैं। वे प्रचलन में रही होती हैं, नदी के किनारों पर फेंकी गई होती हैं या लूटे गए खजानों से निकाली गई होती हैं। लेकिन यह वाला यह लापरवाही से खोया नहीं था, इसे जानबूझकर दफनाया गया था, और इसके संदर्भ से यह और भी रहस्यमय हो जाता है। 12 फलक डोडेकाहेड्रॉन एक रोमन खदान के गड्ढे के अंदर पाया गया था, जिसे 4वीं शताब्दी के दौरान भर दिया गया था। इसके चारों ओर उसी समय के मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े मिले, जिससे इसकी तिथि का सटीक अनुमान लगाया जा सकता है। इतना ही नहीं, 12 फलक के ठीक बगल में एक छोटी सी मूर्ति भी पड़ी थी जो स्पष्ट रूप से किसी अनुष्ठान या धर्म से संबंधित थी। 12 फलक मूर्ति और मिट्टी के बर्तनों का यह संयोजन पुरातत्वविदों के अनुसार एक आदर्श पुरातात्विक संदर्भ बनाता है। सरल शब्दों में कहें तो यह कोई आकस्मिक खोज नहीं है, यह समय का एक सटीक चित्रण है। एक ऐसा क्षण जिसे रोमन हमें दिखाना चाहते थे या शायद बिल्कुल भी नहीं दिखाना चाहते थे। प्रमुख पुरातत्वविदों में से एक रिचर्ड पार्कर ने तो यहां तक कह दिया कि नॉर्टन डिज्नी डोडेकाहेड्रॉन संभवतः ब्रिटेन में अब तक पाया गया सबसे महत्वपूर्ण नमूना है। और वह यह बात बढ़ा चढ़ाकर नहीं कह रहे हैं। यह न केवल ब्रिटेन में अब तक खोजा गया सबसे बड़ा रोमन द्वादश फलक है, बल्कि मिडलैंड्स में पाया जाने वाला यह पहला द्वादश फलक है। यह भौगोलिक दृष्टि से भले ही मामूली लगे, लेकिन रोमन ब्रिटेन के लिए यह एक अभूतपूर्व बदलाव है। अब तक द्वादश फलक अधिकतर सीमाओं के पास ही पाए जाते थे, जो यूरोप भर में बिखरे हुए थे, और उनका कोई निश्चित पैटर्न नहीं था। लेकिन इंग्लैंड के मध्य भाग में गहराई में दबी यह कृति किसी सुनियोजित योजना का संकेत देती है। तो यह महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यदि आप नॉर्टन डिज्नी डोडेकाहेड्रॉन को यूरोप भर में पाई गई अन्य कृतियों के साथ रखें,
तो आपको तुरंत अंतर दिखाई देगा। अन्य कृतियां क्षतिग्रस्त, खंडित और अक्सर किसी एक संदर्भ में रखना असंभव हैं। वे हमें कहानी का एक हिस्सा बताते हैं, जैसे अलग अलग बक्सों से पहेली के टुकड़े। लेकिन नॉर्टन डिज्नी यह पहली बार है जब हमें पूरी तस्वीर बिना किसी छेड़छाड़ के ठीक उसी रूप में मिली है जैसी वह लगभग 1700 साल पहले थी। और इससे कई परेशान करने वाले सवाल उठते हैं। इतनी सावधानी से गढ़ी गई और विचित्र ज्यामितीय आकृति वाली इस वस्तु को धरती में एक रहस्य की तरह क्यों रखा गया था? इसे एक छोटी मूर्ति के साथ क्यों दफनाया गया था, मानो दोनों एक साथ काम करने के लिए बने हों? और दशकों की बहस के बाद मोमबत्ती स्टैंड नापने का उपकरण, बच्चों का खिलौना। यह खोज हमें उन सभी स्पष्टीकरणों पर पुनर्विचार करने के लिए क्यों मजबूर करती है? क्योंकि बात यह है, यह आकस्मिक क्षति नहीं थी, यह उत्तम स्थिति कोई दुर्घटना नहीं थी। और जब शोधकर्ताओं ने नॉर्टन डिज्नी समेत सभी 130 ज्ञात 12 फलकों के डेटा को कृत्रिम बुद्धिमत्ता में डालने का फैसला किया, तो जो पैटर्न सामने आया वह न केवल आश्चर्यजनक था बल्कि चिंताजनक भी था। तो यहाँ सवाल ये है कि रोमनों ने इन रहस्यमय 12 पक्षीय वस्तुओं में कौन सा गुप्त उद्देश्य छिपाया था, और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जवाब रोमन 12 फलकों के रहस्य को हमारी सोच से कहीं अधिक पेचीदा क्यों बना देता है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा धोखे के पैटर्न का खुलासा। जब पुरातत्वविदों ने इस साल की शुरुआत में हर ज्ञात रोमन डोडेकाहेड्रॉन का विवरण कृत्रिम बुद्धिमत्ता में डाला, तो उन्हें किसी चमत्कार की उम्मीद नहीं थी। लक्ष्य सीधा साधा था, यह देखना कि क्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता उन पैटर्नों को पहचान सकती है जिन्हें मनुष्य नहीं पहचान पाए। आखिरकार हमने लगभग 2 शताब्दियों तक मोमबत्ती स्टैंड से लेकर बुनाई के उपकरणों तक कई अटकलें लगाईं, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ। लेकिन कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने जो कहानी सुनाई वह ऐसी थी जिसे किसी भी पाठ्यपुस्तक ने लिखने का साहस नहीं किया था। एक ऐसी कहानी जो रहस्य को महज सनसनीखेज खबर से कहीं अधिक दिलचस्प बना देती है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने सबसे पहले यूरोप भर में पाए गए सभी 130 पुष्ट नमूनों का मानचित्रण किया। इसमें यूरोप भर में पाए गए सभी 12 फलक शामिल हैं। और देखते ही देखते नक्शा एक ऐसी चीज से जगमगा उठा जिसे नकारा नहीं जा सकता था। साम्राज्य के उत्तर पश्चिमी प्रांतों में हर एक वस्तु केंद्रित थी। ब्रिटेन, गॉल, जर्मनिया, वे क्षेत्र जिन पर रोमनों को कभी पूर्ण विश्वास नहीं था, जहां सदियों से सेल्टिक और गैलिक विद्रोह सुलगते रहे थे, और उनकी अनुपस्थिति भी उतनी ही स्पष्ट थी। रोम में, इटली में, या यहां तक कि वफादार प्रमुख प्रांतों में भी एक भी 12 फलक नहीं मिला है। जरा सोचिए, अगर यह सचमुच कोई हानिरहित उपकरण होता तो क्या इसका इस्तेमाल हर जगह नहीं होता? इन्हें साम्राज्य के केंद्र से दूर क्यों रखा गया, जबकि सीमावर्ती इलाकों में इनकी भरमार कर दी गई कृत्रिम बुद्धिमत्ता यहीं नहीं रुकी। उसने कुछ और भी अजीब चीजें देखी। ये वस्तुएं कांसे से बनी हैं। कांसा एक ऐसी धातु थी जो महंगी, नियंत्रित और विशेष उपयोगों के लिए आरक्षित थी। यदि 12 फलक खिलौने या बुनाई के औजार होते तो लकड़ी या मिट्टी जैसी सस्ती सामग्री से भी उतना ही अच्छा काम हो सकता था, तो इतने महंगे कांसे का उपयोग क्यों किया जाता? कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने इस विसंगति को खतरे की घंटी के रूप में चिह्नित किया। भारी निवेश लेकिन व्यावहारिक उपयोगिता शून्य। कुछ तो गड़बड़ थी। और असली बात तो ये है, रोमन लोग सटीक इंजीनियरिंग के उस्ताद थे। उनके द्वारा निर्मित जल सेतु आज भी खड़े हैं। उनके सैन्य उपकरण मिलीमीटर तक मानकीकृत थे, और उनके लिखित अभिलेखों में सैनिकों की आवाजाही से लेकर सीवर की मरम्मत तक सब कुछ दर्ज था।
फिर भी इन द्वादश फलकों में कोई मानकीकरण नहीं दिखता। प्रत्येक द्वादश फलक आकार, छिद्रों की स्थिति और डिजाइन में थोड़ा भिन्न है। ऐसा लगता है मानो इन्हें जानबूझकर अलग अलग बनाया गया हो, लगभग व्यक्तिगत रूप से अनुकूलित किया गया हो। और रोम के अभिलेखों को सहेजने के प्रति जुनून के बावजूद किसी भी रोमन ग्रंथ में द्वादश फलक का एक भी उल्लेख नहीं है। बिल्कुल भी नहीं, शून्य, एक शब्द भी नहीं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने इस चुप्पी को जानबूझकर की गई चूक के रूप में चिह्नित किया, जिसे आज खुफिया एजेंसियां जानबूझकर की गई चूक कहेंगी। जब कोई चीज इतनी व्यापक हो और उसे बनाने में इतना खर्च आए और फिर भी अभिलेखों में उसका कोई निशान न मिले, तो उसकी अनुपस्थिति ही अपने आप में एक प्रमाण बन जाती है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने कुछ अपवादों का भी विश्लेषण किया। सैकड़ों खोजों में से एक बिल्कुल अलग थी। फ्रांस में एक 20 भुजाओं वाली वस्तु, एक आइकोसाहेड्रॉन की खोज हुई। यही निर्णायक सबूत था, क्योंकि अगर डोडेकाहेड्रॉन वास्तव में एक मापक उपकरण था, तो फिर 20 भुजाओं वाली एक बिल्कुल अलग आकृति का उपयोग क्यों किया गया? उस अकेले आइकोसाहेड्रॉन ने सभी व्यावहारिक व्याख्याओं को ध्वस्त कर दिया। इससे यह पैटर्न किसानों द्वारा बिखेरे गए औजारों की तरह कम और एक नियंत्रित प्रयोग में रखे गए प्रतीकों की तरह अधिक प्रतीत हुआ। प्रत्येक प्रतीक अपनी ज्यामिति से परे अर्थ रखता था, और जब कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने इन सभी चीजों को एक साथ मिलाकर देखा, सीमावर्ती क्षेत्रों में सघनता, महंगी सामग्री, मानकीकरण की कमी, रिकॉर्ड में पूर्ण चुप्पी और वह विलक्षण आइकोसाहेड्रॉन, तो निष्कर्ष यह नहीं निकला कि हम वास्तव में औजारों को देख रहे थे। असल में हम एक नेटवर्क को देख रहे थे। विद्रोही क्षेत्रों में बिखरी हुई वस्तुओं की एक प्रणाली, जिसे फसलों या मोमबत्तियों के लिए नहीं बल्कि प्रभाव डालने के लिए बनाया गया था। यहीं पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता की अंतर्दृष्टि सबसे सटीक साबित हुई। इसने केवल स्थानों का मानचित्रण नहीं किया, इसने रणनीतिक फैलाव को उस रूप में पहचाना जिसे आधुनिक विश्लेषक मनोवैज्ञानिक तैनाती कहते हैं। रोम ने इन 12 फलकीय संरचनाओं को हर जगह नहीं लगाया था। उन्होंने इन्हें विशेष रूप से उन समुदायों में लगाया जिन्हें वे शांत करना, भ्रमित करना या नियंत्रित करना चाहते थे। जरा इसके प्रभाव की कल्पना कीजिए। अजीबोगरीब, एकदम सटीक ज्यामितीय आकृतियां स्थानीय अनुष्ठानों में दिखाई देने लगीं, मूर्तियों से बंधी हुई, पवित्र गड्ढों में दबी हुई। सेल्ट्स और गॉल्स उन्हें शक्ति की वस्तु, शायद दिव्य शक्ति भी मानते होंगे। रोम को यह समझाने की आवश्यकता नहीं थी कि वे क्या थे, रहस्य ही उनका हथियार था। क्या यह कुछ जाना पहचाना सा नहीं लगता? आज सरकारें कथा नियंत्रण, प्रतीकों के प्रसार और लोगों को बिना सीधे कहे किसी बात पर विश्वास दिलाने की बात करती हैं। लेकिन रोम शायद लगभग 2000 साल पहले से ही ऐसा कर रहा था। इन द्वादश फलकों का उपयोग माप के बजाय हेरफेर के उपकरण के रूप में कर रहा था। जरा सोचिए, आखिर क्यों कोई इतनी सटीक और महंगी वस्तुएं बनाएगा? उन्हें केवल वहीं बिखेरेगा जहां विद्रोह आम था, और फिर उन्हें कभी लिखेगा भी नहीं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के मॉडल ने इसे पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया। द्वादश फलक हाथों का औजार नहीं था, यह दिमाग का औजार था। और यहीं से यह सिद्धांत हानिरहित अटकलों से कहीं अधिक भयावह रूप ले लेता है, क्योंकि यदि ये 12 पहलू वाली वस्तुएं महज सजावट नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक हथियार थीं, तो रोमन द्वादश फलक का रहस्य प्राचीन शिल्प कौशल से कहीं अधिक गहरा है। यह कहानी इस बारे में है कि आधुनिक खुफिया सेवाओं के अस्तित्व में आने से सैकड़ों वर्ष पहले रोम ने समाज को नियंत्रित करने के नए तरीके कैसे खोजे। तो जब आप नॉर्टन डिज्नी की उस खोज को देखते हैं जो एक मूर्ति के बगल में मिट्टी में बिल्कुल सही सलामत पड़ी है, तो अचानक यह किसी पुरातात्विक दुर्घटना से कम,
और बोए गए बीज की तरह अधिक प्रतीत होती है। प्रभाव का एक बीज शत्रु की भूमि में दबा हुआ, जिसका उद्देश्य उन लोगों के दिमाग को मोड़ना था जिन्हें रोम कभी पूरी तरह से जीत नहीं सका। लेकिन यहां एक मोड़ है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने न केवल यह बताया कि ये वस्तुएं कहां पाई गईं, बल्कि इसने मनोवैज्ञानिक हेरफेर का एक ऐसा पैटर्न भी उजागर किया जो आधुनिक खुफिया एजेंसियों को भी ईर्ष्या करने पर मजबूर कर देगा। और यहीं से मुख्य प्रश्न उठता है, यदि रोम में द्वादशफलक का उपयोग नियंत्रण के उपकरण के रूप में किया जाता था, तो वे लोगों को क्या सोचने पर मजबूर करना चाहते थे? मनोवैज्ञानिक युद्ध का सिद्धांत, भ्रम के माध्यम से नियंत्रण। यदि कृत्रिम बुद्धिमत्ता सही थी और ये फसल उगाने के उपकरण या बुनाई में सहायक उपकरण नहीं थे, बल्कि प्रभाव के हथियार थे, तो आखिर कांस्य की 12 भुजाओं वाली आकृति का उपयोग लोगों को नियंत्रित करने के लिए कैसे किया जा सकता है? इसका उत्तर चौंका देने वाला है। रोमन लोग शायद जानबूझकर भ्रम पैदा करने की रणनीति अपना रहे थे। उनकी प्रतिभा वस्तु को समझाने में नहीं थी, बल्कि उसे बिल्कुल भी न समझाने में थी। कल्पना कीजिए कि आप रोमन ब्रिटेन के एक ग्रामीण हैं जो पहले से ही अपने इलाके से गुजरने वाले सैनिकों को लेकर आशंकित हैं। तभी आपको महंगे कांसे से बना एक सममित 12 फलक दिखाया जाता है, जिसकी भुजाओं में आमोद के अजीब से छेद खुदे हुए हैं। कोई आपको यह नहीं बताता कि यह क्या है। आपको अपना अर्थ स्वयं गढ़ना होगा। यही अनिश्चितता शक्ति है, क्योंकि लोग उस चीज से डरते हैं जिसे वे परिभाषित नहीं कर सकते। और रोमन लोग इस भय को हथियार के रूप में इस्तेमाल करना जानते थे। रोमन संस्कृति और सेल्टिक अंधविश्वास में पवित्र ज्यामिति का विशेष महत्व था। द्वादश फलक एक आदर्श ठोस आकृति है जो ब्रह्मांडीय व्यवस्था और आकाश से जुड़ी है। सेल्ट लोगों के लिए, जो पहले से ही पैटर्न और चक्रों में विश्वास करते थे, यह किसी दूसरी दुनिया की वस्तु की तरह प्रतीत होती होगी। ज्यामिति अपने आप में ही काफी जटिल थी, लेकिन रोम से आने और शाही सत्ता के समर्थन के कारण यह इस बात का प्रतीक बन गई कि रोम ब्रह्मांड के रहस्यों को भी तोड़ मरोड़ सकता है। असल खूबी तो इसके छलावे में छिपी थी। देखने में तो यह हानिरहित लग रहा था। कुछ लोगों ने इसे औजार समझा तो कुछ ने पासा। कुछ चीजें सजावटी थीं, लेकिन आप जितने ज्यादा अनुमान लगाते, भ्रम उतना ही गहराता जाता। और उस भ्रम में रोम का ही दबदबा था। आपको किसी स्पष्ट कार्य की आवश्यकता नहीं थी। रहस्य ने ही एक निर्णायक कारक का काम किया, जिससे लोगों को याद दिलाया गया कि रोम कुछ ऐसा जानता था जो वे नहीं जानते थे। कांस्य धातु ने इस प्रभाव को और भी तीव्र बना दिया। यह सस्ता नहीं था। किसान इन्हें घर पर नहीं बनाते थे। कांस्य का मतलब था मूल्य और शक्ति। पराजित लोगों के सामने इसे प्रदर्शित करना श्रेष्ठता का प्रतीक था। रोम कांस्य धातु को ऐसी वस्तु पर बर्बाद कर सकता था जिसका नाम तक आप नहीं जानते थे। यह असंतुलन ही अपने आप में भय उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त था। और फिर पुरातत्वविदों को जो चीजें लगातार मिल रही हैं, वे हैं सिक्कों के ढेर के साथ दफन किए गए द्वादश फलक। सिक्के उनके लिए जीवन रेखा थे। धन दौलत के साथ इसे दफनाना यह दर्शाता था कि इसमें सुरक्षात्मक शक्ति थी। शायद लोग इसे ताबीज मानते थे। शायद रोम ने ही इस मान्यता को फैलाया था। दोनों ही स्थितियों में स्थानीय लोगों ने स्वयं रोम के मनोवैज्ञानिक हथियार की रक्षा करना शुरू कर दिया, जिससे सदियों तक भ्रम की स्थिति बनी रही। यह मनोवैज्ञानिक अभियानों के प्राचीन रूप जैसा प्रतीत होता है। आज प्रचार प्रसार का उद्देश्य सूचना देना नहीं, बल्कि अस्थिरता पैदा करना है। द्वादश फलक भी इसी तरह काम करता था। केवल सीमावर्ती क्षेत्रों में बिखरे हुए वे खेतों को नहीं माप रहे थे। वे वफादारी को माप रहे थे, धारणाओं को आकार दे रहे थे और बिना किसी स्पष्टीकरण के प्रभुत्व के प्रतीक स्थापित कर रहे थे। और अभिलेखों में चुप्पी रोमनों ने हर चीज का दस्तावेजीकरण किया,
फिर भी द्वादशफलक का कहीं जिक्र नहीं है। क्यों? परिचालन सुरक्षा के लिए। अगर यह कोई नियंत्रित रणनीति होती तो लिखित निर्देश नहीं छोड़े जाते। इसे गुप्त रखें, वस्तु को स्वयं बोलने दें। वह अनुपस्थिति कोई चूक नहीं थी, यह एक रणनीति थी। यहां तक कि तथाकथित विसंगतियां भी फ्रांस में मौजूद विलक्षण आइकोसाहेड्रॉन की तरह सटीक बैठती थीं। 12 के बजाय 20 भुजाएं। पहली नजर में तो यह एक गलती लगती है, लेकिन एआई ने इसे भिन्नता के प्रमाण के रूप में चिह्नित किया। शायद रोम यह परीक्षण कर रहा था कि कौन से डिजाइन अधिक तीव्र प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करते हैं। यह लापरवाही से किया गया काम नहीं था, यह एक प्रयोग था। और मूर्तियों को नजरअंदाज मत करो। नॉर्टन डिज्नी सहित कई द्वादशफलक छोटी देवी देवताओं की मूर्तियों के साथ पाए गए। यह कोई संयोग नहीं है। इससे पता चलता है कि वे अकेले नहीं थे। सत्ता के प्रतीकों के साथ मिलकर वे दिव्य प्रतीत होते थे। यदि आप स्थानीय निवासी हैं तो किसी देवता के बगल में एक विचित्र ज्यामितीय कांस्य प्रतिमा को देखना रहस्य के माहौल को और भी बढ़ा देता था। और यह केवल ब्रिटेन या गॉल तक ही सीमित नहीं था। रेशम मार्ग के किनारे सोने के 12 फलक पाए गए हैं। इससे यह सिद्धांत वैश्विक स्तर पर पुष्ट होता है। संभवतः रोम इस रणनीति को अपनी सीमाओं से बहुत दूर तक निर्यात कर रहा था। साम्राज्य के एक उपकरण के रूप में भ्रम का प्रयोग। जरा पीछे मुड़कर देखें तो यह रहस्य खोए हुए औजारों जैसा नहीं लगता। यह इतिहास के सबसे प्रारंभिक मनोवैज्ञानिक अभियानों में से एक प्रतीत होता है। रहस्य ज्यामिति, महंगी सामग्रियां, धार्मिक संयोजन और रणनीतिक चुप्पी, ये सब आबादी को असंतुलित रखने के लिए रचे गए हैं, बिना एक भी तलवार उठाए डराने के लिए भी हैं। और यह कारगर साबित हुआ। 2000 साल बाद भी हम इस बात पर बहस कर रहे हैं कि वे क्या थे। यह भ्रम साम्राज्य के पतन से भी अधिक समय तक कायम रहा। अगर यह सफल मनोवैज्ञानिक युद्ध नहीं है तो फिर क्या है? लेकिन सबसे परेशान करने वाली बात यह नहीं है कि उन वस्तुओं ने तब क्या किया, बल्कि यह है कि यह धोखा कितने लंबे समय तक कायम रहा, जो हमें एक और कठिन प्रश्न की ओर ले जाता है। अगर रोम इतना प्रभावी अभियान चला सकता था तो हम आज भी उसी जाल में फंसे हुए हैं। वे कौन से छिपे हुए प्रतीक हैं जो हमें बिना जाने ही आज प्रभावित कर रहे हैं? अंधकारमय सत्य, रोम का सबसे बड़ा धोखा। अगर यह सब मनोवैज्ञानिक युद्ध जैसा लगता है तो ऐसा इसलिए है क्योंकि यह वास्तव में मनोवैज्ञानिक युद्ध ही था। और अब आती है वह बात जो इसे और भी परेशान करने वाली बनाती है। रोमनों ने सिर्फ एक कलाकृति ही नहीं छोड़ी, उन्होंने जानबूझकर पुरातत्व की सबसे बड़ी अनसुलझी पहेली खड़ी की। जरा सोचिए, लगभग 2000 वर्षों से दुनिया के कुछ सबसे बुद्धिमान विद्वान इन वस्तुओं का अध्ययन करते रहे हैं और हर संभव सिद्धांत को खारिज करते रहे हैं। फसल मापने के यंत्र पासे, मोमबत्ती स्टैंड, बुनाई के औजार, और फिर भी कोई सहमत नहीं हो पा रहा है। यह असफलता नहीं है, यही सफलता है, क्योंकि रोम इस भ्रम को लंबे समय तक बनाए रखना चाहता था। रहस्य ही असल में वह तंत्र था। 2 सहस्राब्दी बाद भी हम जवाबों की तलाश में हैं। हर बार जब हम इस बात पर बहस करते हैं कि यह क्या हो सकता है, तो हम डोडेकाहेड्रॉन को ही शक्ति प्रदान करते हैं। अगर यह एक परिपूर्ण मनोवैज्ञानिक क्रिया का प्रमाण नहीं है तो और क्या है? और इस धोखे का पैमाना चौंका देने वाला है। यूरोप भर में 130 से अधिक द्वादशफलक डोडेकाहेड्रा खोजे गए हैं। ये ब्रिटेन, गॉल, जर्मनी और यहां तक कि स्विट्जरलैंड में बिखरे हुए हैं। इनमें से किसी का भी उल्लेख रोमन अभिलेखों में नहीं है। वह चुप्पी कोई चूक नहीं है, वह नियंत्रण है। रोम ने हर चीज के बारे में लिखा था, सड़कें कर फसलें, यहां तक कि शराब बनाने की विधियां भी। फिर भी इसे छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि रहस्य तभी सबसे प्रभावी होता है जब उसका कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण न हो।
दस्तावेजों को छिपाकर रोम ने यह सुनिश्चित कर दिया कि कोई भी कभी सच्चाई का पता न लगा सके। नॉर्टन डिज्नी की खोज ने उस चुप्पी को तोड़ा। परिस्थितियां बिल्कुल अनुकूल थीं। इंग्लैंड के मध्य भाग में मिट्टी के बर्तनों और एक मूर्ति के साथ जानबूझकर दफनाया गया एक 12 फलकीय पिंड। पुरातत्वविदों ने पहली बार यह साबित किया कि यह कोई आकस्मिक घटना नहीं थी। यह एक सुनियोजित दफन था, मानो जमीन में छिपाकर कोई संदेश दिया गया हो। और जब एआई ने उस सबूत को अन्य खोजों के साथ मिलाया तो पैटर्न धोखे की ओर इशारा कर रहा था। यह कोई आम वस्तु नहीं थी जो संयोगवश रिकॉर्ड से गायब हो गई हो। यह रोम द्वारा बीज बोकर सदियों तक भ्रम फैलाने का प्रयास था। और एक बार जब आप इसे देख लेते हैं तो आप रोमन पुरातत्व में अन्य रहस्यमयी वस्तुओं पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं। ऐसे उपकरण जिनका कोई ज्ञात कार्य नहीं है, ऐसे उपकरण जिनकी आकृतियां इतनी सुनियोजित हैं कि वे संयोगवश नहीं हो सकती, फिर भी ग्रंथों में कभी उनकी व्याख्या नहीं की गई है। इनमें से कितने असली उपकरण थे और कितने उसी मनोवैज्ञानिक नाटक के मोहरे मात्र थे? क्या द्वादशफलक धमकाने और प्रभाव डालने की एक बहुत बड़ी रणनीति का मात्र एक हिस्सा थे? यहीं से इसके परिणाम भयावह हो जाते हैं, क्योंकि यह रोमन साम्राज्यवादी तरीकों के बारे में हमारी सारी जानकारी को बदल देता है। हमें रोमन विजय को सेनाओं, सड़कों और जलमार्गों के रूप में देखने की शिक्षा दी गई है। लेकिन क्या होगा अगर उनकी कुछ सबसे बड़ी जीतें युद्ध के मैदानों या राजनीति में नहीं, बल्कि लोगों के दिमाग में हासिल की गई हों? क्या होगा अगर द्वादश फलक जैसी वस्तुएं एक भी तलवार चलने से पहले ही जीती हुई आबादी को अस्थिर और भ्रमित करने के लिए बनाई गई हों? इसका मतलब है कि रोम की असली तकनीकी क्षमता सिर्फ कंक्रीट का निर्माण या मेहराब बनाना नहीं थी, बल्कि यह धारणाओं में हेर-फेर करना, सूचना युद्ध के बल पर एक साम्राज्य चलाना था। और यहीं पर यह बात हमारे दिल को छू जाती है, क्योंकि आज भी वही चाल चली जा रही है। आधुनिक राज्य हमेशा बमों या टैंकों से युद्ध नहीं जीतते। वे भ्रम फैलाकर, इंटरनेट पर परस्पर विरोधी बयानों की बाढ़ लाकर, ऐसे प्रतीकों का इस्तेमाल करके जिन्हें कोई पूरी तरह से समझ नहीं सकता और आपको जो दिखता है उस पर संदेह करने पर मजबूर करके अंततः अपने स्वयं के विवेक पर भरोसा खोकर युद्ध जीतते हैं। रोम ने 2000 साल पहले कांस्य के द्वादशफलक बनाकर यही काम किया था, और यह इतना कारगर साबित हुआ कि आज रात भी हम YouTube पर इस पर बहस कर रहे हैं। इसीलिए यह खोज हमारी सोच से भी बदतर है। इसका अर्थ यह है कि रोमन केवल सड़कों और सेनाओं के ही स्वामी नहीं थे, वे मनोवैज्ञानिक युद्ध क्षेत्र के भी स्वामी थे। उन्होंने रहस्य को ही एक हथियार के रूप में विकसित किया था, और नॉर्टन डिज्नी का डोडेकाहेड्रॉन ही इसका प्रमाण है। वह कुंजी है जो अंततः उस धोखे का पर्दाफाश करती है। तो अब एक असहज सवाल उठता है, अगर रोम ने पुरातत्व की सबसे बड़ी अनसुलझी पहेली को अंजाम दिया और हमें 17 शताब्दियों तक भ्रमित रखा, तो वे कौन से अन्य रहस्य हैं जिन्हें हम आज भी सुलझाने में असमर्थ हैं? शायद वे रहस्य हैं ही नहीं। क्या होगा अगर ये रोम के मनोवैज्ञानिक जाल हों जो आज भी ठीक उसी तरह काम कर रहे हों जैसे उन्हें बनाया गया था? क्योंकि सच्चाई यही है जो सबसे ज्यादा चुभती है। रोमनों ने सिर्फ सेनाओं के बल पर ही विजय प्राप्त नहीं की, बल्कि उन्होंने अपनी बुद्धि से भी विजय प्राप्त की। और 2000 साल बाद भी हम इसके झांसे में आ रहे हैं। तो शायद यह रहस्य सिर्फ रोम तक ही सीमित नहीं है, यह हम सबसे जुड़ा है। अगर रहस्य ही हथियार था, तो और कौन सी कलाकृतियां इसी चाल को छिपा रही हैं? क्या हो सकता है कि अतीत खोया नहीं है, बल्कि जानबूझकर अनसुलझा रखा गया है? क्या हम पहले से ही इस धोखे के आधुनिक रूपों का सामना कर रहे हैं? नीचे अपनी राय दें और अधिक जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।